कैलकुलस ही पढ़ते रहेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस को देखा था, डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं और डिफरेंशिएशन करने के जो आसान तरीके हैं वो क्या हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे और तब इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर प्रोडक्ट रूल कैसे यूज करना है, क्वोशंट रूल कैसे यूज करना है, फंक्शन ऑफ फंक्शन कैसे यूज करना है। कुल मिला जुला के जब 11वीं का कोई स्टूडेंट पहली बार पढ़ता है कैलकुलस, तो फिर उसके दिमाग में आता है कि भाई ये हो क्या रहा है, उसकी क्या जरूरत है हमें। तो आज का जो क्लास होगा वो डिफरेंशियल कैलकुलस का क्लास होगा, जो एक बेसिक डिफरेंशियल कैलकुलस का क्लास होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप लोग इसमें लॉजिक मत खोजिएगा। लॉजिक का मतलब है कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि जो स्टेप्स हो रहे हैं वो उस तरह से क्यों है। असल में हम लोगों को इस मैथमेटिक्स के ज्ञान का इस्तेमाल फिजिक्स के सवालों को सोल्व करने में करना है और हम लोगों को अपने टारगेट को अचीव करना है, बजाय कि उसकी डिटेल्स समझने के उसको देखें आप कि कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो आज का जो क्लास है वो होगी डिफरेंशियल कैलकुलस के एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। सबसे पहला डिफरेंशियल कैलकुलस से हम टू फाइंड रेट ऑफ चेंज एंड चेंज, ध्यान दीजिए रेट ऑफ चेंज क्या है और चेंज क्या है। चेंज का मतलब है आपके पास y एक क्वांटिटी है, इसमें जो चेंज होगा उसको dy कहते हैं। ये तो आसान है। चेंज क्या है भाई, तो y में होने वाला चेंज dy है, तो इसको कहेंगे चेंज। रेट ऑफ चेंज क्या है, रेट ऑफ चेंज का मतलब है कि मान लीजिए y डिपेंड करता है x पर। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज में दो चीजें आएंगी, y x पर डिपेंड करता है, अगर x में चेंज आया dx तो उसकी वजह से y में चेंज आया dy। तो dy बाई dx दोनों के चेंज का रेशियो, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। अब ध्यान दीजिएगा रेट ऑफ चेंज जो है चेंज इन द y बाई चेंज इन द x है। इसके बहुत सारे मैथमेटिकल इम्प्लीकेशंस हैं। अगर आप इसकी डिटेल जाएंगे, डिटेल नहीं मैं कह रहा हूं कि अगर आप इसके मैथमेटिक्स पार्ट में खो जाएंगे तो इसका असली फ्लेवर भूल जाएंगे। आप सीधी सी बात याद रखें कि जब भी रेट ऑफ चेंज हो इसका मतलब ये ऊपर वाला नीचे वाले पे डिपेंड करता है। अगर dp by dt आपके पास है इसका मतलब है p t पर डिपेंड करता है, सीधी सी बात है। अगर dy by dx पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि x के साथ y बढ़ता है, इसका मतलब है कि x और y साथ साथ बढ़ते हैं। dy by dx के पॉजिटिव आने का मतलब है दोनों एक ही डायरेक्शन में बढ़ते हैं, और dy by dx के निगेटिव होने का मतलब है कि दोनों उल्टी डायरेक्शन में बढ़ते हैं। बात समझ में आ गई? अगर dy by dx पॉजिटिव है इसका मतलब x के बढ़ने से y भी बढ़ता है, dy by dx नेगेटिव आने का मतलब x का वैल्यू बढ़ेगा तो y का वैल्यू घटता है। ये उल्टा रिलेशनशिप दिखाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर प्रेशर बढ़ता है तो मान लीजिए कि टेम्परेचर भी बढ़ता है, तो ऐसे में dp by dt पॉजिटिव आएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक बढ़े और एक घटे तो उसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव आता है। जितना ज्यादा ये वैल्यू होता है वो उतनी तेजी से बढ़ता है, जितना ज्यादा ये वैल्यू होता है वो उतनी तेजी से घटता है। इसलिए dy by dx या रेट ऑफ चेंज ये बताता है कि एक दिया गया वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के चेंज होने से कितना ज्यादा तेजी से चेंज होता है। अगर x के थोड़े से चेंज से y बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, इसका मतलब dy by dx का वैल्यू बहुत हाई होगा। तो चलिए ये जो बेसिक चीज हम लोग समझ गए कि रेट ऑफ चेंज है और ये सब चीजें हैं। तो रेट ऑफ चेंज निकालना है जब दो चीजें आपस में परिवर्तनशील हो, जब एक चीज दूसरे पे डिपेंड हो, एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड हो, तो ऐसे में रेट ऑफ चेंज देखा जाता है। अगर रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है इसका मतलब एक के बढ़ने से दूसरी बढ़ती है, अगर रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है तो एक के बढ़ने से दूसरी घटती है। ये जो बेसिक फंडा आप अपने मन में बैठा लेंगे तो आपको शुरुआत में आसानी होगी, तब तक जब तक कि आप खुद अपने अंदर इसका ख्याल डेवलप ना करें। चलिए हम लोग एक दो सवाल बनाते हैं। क्वेश्चन है
rate of change of y with respect to x given y is equal to 4x क्यूब माइनस 3x। बहुत बढ़िया। आपसे पूछा गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालें, इसका मतलब dy by dx निकालें, यही तो बोला गया है। तो dy by dx कैसे निकलेगा, आपको तो मालूम है, अगर y इतना हो तो dy by dx कैसे निकालना है। dy by dx के लिए फॉर्मूले का रूल लगाएंगे, 3 आगे आएगा 12x2 माइनस 3 और x का 1 होता है, इसलिए आपका आंसर होगा 12x² माइनस 3 आंसर। आसान है, इससे आसान क्या होता है। अगला क्वेश्चन होगा फाइंड रेट ऑफ चेंज of volume of a sphere with radius। मतलब आपसे पूछा गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ये चीज पूछा गया, dv by dr पूछा गया है आपसे। लेकिन v का फॉर्मूला होता क्या है, v का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो dv by dr होगा, तो dv by dr देख लीजिए, v r पर डिपेंड है, तो dv by dr निकाल सकेंगे। 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, इनको कुछ नहीं करना है। r क्यूब के लिए लिखेंगे 3r², तो कट गया 3 आंसर हो गया 4 पाई r²। आप ठीक से देख लीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर। इस तरह से हम लोग रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, आराम से डिफरेंशिएट कर डालिए, आपको रेट ऑफ चेंज मिलेगा। अगली जो चीज है हम लोग उस पर ध्यान देंगे, रेट ऑफ चेंज के साथ चेंज भी निकालता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन डालूंगा, क्वेश्चन है कि इफ y इज इक्वल टू 5x टू द पावर 10, x टू द पावर 10 है, ये खतरनाक चीज है, x टू द पावर 100 भी कर सकता हूं। देन फाइंड चेंज इन y if x changes from 1 to 1.01। ठीक है, देखिए मैं कह रहा हूं कि जब x का वैल्यू 1 था तो y का कुछ वैल्यू रहा होगा, फिर जब x का वैल्यू 1.01 था तो भी y का वैल्यू रहा होगा, तो इन दोनों y के वैल्यूज का डिफरेंस निकालिए। तो आपको लगेगा कि सर इसके लिए कैलकुलस की तो जरूरत नहीं है, जब x का वैल्यू 1 था तो मैं इसका वैल्यू निकाल दूंगा, और जब 1.01 रहेगा तो भी इसका वैल्यू निकाल के चेंज इन y निकाल दूंगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि 1.01 का 10 पावर कैसे करेंगे, कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आपको लगता है कि आप कर सकेंगे तो मैं इसको लीजिए 1.001 कर देता हूं। अब 10 पावर कर सकेंगे आप? नहीं। इस जगह पर ध्यान दीजिए, जब बहुत छोटे छोटे चेंजेस आते हैं, जब बहुत छोटे चेंजेस का रिक्वायरमेंट होता है, तो ऐसे हालत में हमारा जो कन्वेंशनल अरिथमेटिक है या ज्योमेट्री है या जो भी है अलजेब्रा वगैरह, वो सब कन्वेंशनल वाला जो अभी तक पढ़ के आए हैं वो सारा कुछ फेल हो जाता है। अब हमें यहाँ पर कैलकुलस की जरूरत पड़ती है। चलिए देखें कैसे बनाते हैं इसको। सबसे पहले ये देखिए कि चेंज इन y निकालना है, इसका मतलब dy निकालना है। x का वैल्यू चेंज होता है 1 से 1.001, मतलब x का वैल्यू 1 है, लेकिन dx कितना है, dx यानी कि चेंज इन x कितना है, तो 0.001 है। ठीक से देख लीजिए, मैंने पहले ही कहा था कैलकुलस एक वेरिएबल का चेंज देता है और दूसरे वेरिएबल का चेंज पूछता है। dx दिया हुआ है, dy पूछा जा रहा है, और आपको जब dx दिया हुआ है और dy पूछ रहा है तो दिया क्या है, देखिए ये क्वेश्चन आ गया है, डिफरेंशियल क्वेश्चन है कि यहाँ पे डिफरेंसेस के बारे में रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन आपको दिया क्या है, आपको अलजेब्रिक इक्वेशन दिया है। तो सबसे पहले आप कन्वर्जन शुरू करेंगे, y बराबर लिखेंगे 5x टू द पावर 10, तो dy by dx का फॉर्मूला होगा, कितना होगा, 10 आगे आएगा 50x टू द पावर 9, ठीक से देख लीजिए 50x टू द पावर 9, और dy निकालना है ना, तो होगा 50x टू द पावर 9 dx। ये dx बढ़ गया, अब लिख दीजिए 50, x का वैल्यू क्या है 1 टू द पावर 9, और dx का वैल्यू क्या है 0.001। आपका आंसर हो गया 50 इंटू 0.001, आपका आंसर है 123.050
आंसर। ये आंसर तो ले आए हम लोग, ये पूरी तरह से एक्यूरेट आंसर है, बिना कैलकुलस के इस सवाल को नहीं बनाया जा सकता था। इस तरह से हम देखते हैं कि कहां पर डिफरेंशियल कैलकुलस किस तरह से हमारे सामने आ सकता है। रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए, रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए, चेंज निकालने के लिए इस तरह के सवाल, थोड़ा सा प्रैक्टिस यहाँ पे जरूरी है। आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे अपनी किताब से। चलिए हम लोग आगे देखें कि और क्या क्या कर सकते हैं। ध्यान दें यहाँ पे आप, दूसरा एप्लीकेशन है टू फाइंड स्लोप एंड मैक्सिमा मिनिमा। यहाँ पे गौर कीजिएगा, पहले तो स्लोप क्या है इसी पे डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान दीजिए कि आप मैथमेटिकल चीजों को आपस में जोड़ना सीखें। एक टर्म मैं लिख रहा हूं, इसका क्या मतलब है आप समझते हैं? y इज डिपेंडिंग ऑन x, ये सीधा सा मतलब है कि y इज डिपेंडिंग ऑन x। और जब भी इस तरह का इक्वेशन आए, इसका मतलब यहाँ पे ग्राफ आएगा। y जब x पे डिपेंड करता है तो y x का ग्राफ आएगा ना आपके पास। तो y x का ग्राफ ये रहा। ठीक से समझें, ये लिखना या ये लिखना, ये दोनों बातें एक ही हैं। ग्राफ भी एक इक्वेशन होता है। ये y इज इक्वल टू fx का ही ग्राफ है। अब आप जानते हैं कि ग्राफ में स्लोप किसको कहते हैं? जब बाएं से दाएं ग्राफ जाता है तो जो ऊपर बढ़ता है और कितना ऊपर बढ़ा और कितना हॉरिजॉन्टल बढ़ा, इन दोनों के रेशियो को हम स्लोप कहते हैं। मतलब मान लीजिए कि आप इस जगह पे देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल जैसा बना के देख लीजिए। यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल जैसा बनाया, तो ये जो डिफरेंस है कितना होगा, ठीक से देख लीजिए। ये होगा, ये y2 है, ये y1 है, तो ये हाइट होगा y2 माइनस y1, और ये कितना होगा, तो x2 माइनस x1 होगा। तो स्लोप जो होता है वो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होता है। किसी भी ग्राफ का जो स्लोप है वो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होता है। ये हो गया स्लोप। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एकदम इस पॉइंट पे स्लोप बताइए, वो इसी छोटे से पॉइंट पे बताइए, तो ऐसे में y2 माइनस y1 तो नहीं लिख सकेंगे। ये छोटा सा पॉइंट है, इसमें कहां से y2 माइनस y1 होगा, कहां से x2 माइनस x1 होगा, वो इतना तो छोटा सा पॉइंट है। इसलिए तब ऐसे में हम इस y2 माइनस y1 को dy लिख सकेंगे और x2 माइनस x1 को क्या लिख देंगे, dx। तो स्लोप हो गया dy बाई dx। इसका मतलब समझ गए आप कि किसी भी ग्राफ का स्लोप होता है dy बाई dx। यानी जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका मतलब है कि असल में आप स्लोप निकाल रहे होते हैं। इस बात को बहुत सावधानी से देखने की यहाँ पर जरूरत है। और ये जो स्लोप कागज पे कैलकुलेट होता है, इसके लिए कोई ग्राफ नहीं खींचने की जरूरत है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। बस ऐसे ही इक्वेशन लिया और स्लोप का फॉर्मूला लगा दिया, यानी डिफरेंशिएट कर दिया, आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग एक एग्जांपल से इस चीज को समझें, क्योंकि बिना एग्जांपल के फिजिक्स समझना बड़ा मुश्किल है। कहता है देयर इज अ ग्राफ y is equal to 2x cube minus 4x square। ग्राफ है ये। मैं कह रहा हूं फाइंड इट्स स्लोप एट x इक्वल टू 2। स्लोप जो है आप देखिए, क्योंकि ये स्लोप कई जगहों पे अलग अलग है। स्लोप के इस बारे में भी समझ लीजिए आप, इस चीज को इंपॉर्टेंट तरीके से समझ लीजिए कि ग्राफ कितना ऊपर जाता है उसको हम लोग स्लोप कहते हैं। जैसे ये कम स्लोप है, ये ज्यादा स्लोप है, ये और भी ज्यादा स्लोप है। ग्राफ कितना ऊपर जाता है, स्लोप का मतलब होता है चढ़ना। जितनी तेजी से चढ़ेंगे उतना ज्यादा स्लोप का वैल्यू बढ़ता है। तो जब एकदम हॉरिजॉन्टल होता है ग्राफ, तो उसको हम लोग स्लोप 0 कहते हैं। और धीरे धीरे स्लोप बढ़ता है, और जब एकदम वर्टिकल हो जाता है तो उसको हम लोग स्लोप इंफिनिटी बोलते हैं।
तो 0 से इंफिनिटी के बीच स्लोप वेरी करता है। तो अगर कोई टेढ़ी लाइन है, इसका मतलब है कि हर जगह पे स्लोप अलग अलग है। जब हर जगह पे स्लोप अलग अलग है तो मैं x के किसी खास वैल्यू पे इसके स्लोप में इंटरेस्टेड हूं, बाकी सबसे मेरा इंटरेस्ट नहीं है। ये कभी भी ग्राफ से नहीं बनेगा, इसको यहाँ पे देखा जाए। तो मैं कह रहा हूं कि जब ये y का फॉर्मूला है ये, तो आपको स्लोप निकालना है। स्लोप क्या होता है? स्लोप dy by dx होता है। तो dy by dx निकाल दीजिए। 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस 4 टू 8x टू द पावर 1, ये हो गया स्लोप। इस स्लोप को आप देखिए, ये स्लोप x पे डिपेंड करता है। इसका मतलब अलग अलग x पे अलग अलग स्लोप है। ये कर्व्ड लाइन, ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई लाइन स्ट्रेट हो तो उसका स्लोप कांस्टेंट होता है, लेकिन अगर कोई लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो तो उसका स्लोप वेरिएबल होता है। और यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि जो स्लोप है वो x के अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग है, इसलिए स्लोप वेरिएबल है। ये एक कर्व्ड ग्राफ है। तो लेकिन पूछा क्या गया है? x इक्वल टू 2 पे स्लोप बताइए। तो 6 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2, 24 माइनस 16, इट्स 8। स्लोप 8 हो गया। आसान है। अगला सवाल मैं इसी पूछने जा रहा हूं, फाइंड वेयर, किस जगह पर, फाइंड वेयर द ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल। अगर कोई आदमी 10वीं क्लास में पढ़ता है तो उससे अगर पूछूं कि ग्राफ हॉरिजॉन्टल कब होगा, तो वो मन में सोचेगा कि ग्राफ हॉरिजॉन्टल कब होगा, तो इस पूरे ग्राफ को खींचते हैं, खींचेंगे तो देख लेंगे कहां पे हॉरिजॉन्टल होता है। लेकिन आप इस बात को ध्यान दें कि आप कभी भी अपनी कॉपी पर पूरा ग्राफ प्लॉट नहीं करते, आप ग्राफ का एक हिस्सा प्लॉट करते हैं। यहाँ पर पूरा ग्राफ प्लॉट करके और तब देखना पड़ेगा। उस सारी झंझट से अच्छा है कि आप आसानी से कैलकुलस का इस्तेमाल करके बता सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी स्लोप 0 होता है तो ग्राफ हॉरिजॉन्टल होता है, और जब भी स्लोप इंफिनिटी होता है तो ग्राफ वर्टिकल होता है। तो क्या करना चाहिए? पहले स्लोप निकाल के और 0 के बराबर कर देना चाहिए। तो ये रहा स्लोप। 6x स्क्वायर माइनस 8x अगर 0 कर दें, स्लोप को अगर हम 0 कर दें तो पता चल जाएगा कि स्लोप 0 है तो ग्राफ हॉरिजॉन्टल कहां है। तो ये चीज कहां पर कितना वैल्यू पे होगा? सबसे पहले x इक्वल टू 0 पर ये चीज फुलफिल हो रही है, और दूसरी चीज कहां पर फुलफिल हो रही है? तो 6x स्क्वायर बराबर 8x, एक एक कट गया तो x बराबर 8/6 यानी कि 4/3, और x इक्वल टू 4/3, यानी दो वैल्यू ऐसे आ रहे हैं कम से कम जहां पर ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल है। तो आपने देखा कि बिना ग्राफ प्लॉट किए हम लोग किसी ग्राफ का स्लोप निकाल सकते हैं किसी भी लोकेशन पर, और ये भी बता सकते हैं कि स्लोप कब हॉरिजॉन्टल है, ये भी बता सकते हैं कि स्लोप कब वर्टिकल है, वगैरह वगैरह। तो एक जो कैलकुलस है ये बहुत सारी जगहों पे हमारी मदद करती है। अब हम लोग आगे बढ़े, जरा स्लोप पे ध्यान दें, मैक्सिमा मिनिमा पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमा मिनिमा में क्या होता है कि बच्चे शुरू में ध्यान नहीं देते और बाद में समस्या खड़ी करते हैं, इसलिए हम लोग अभी इसको थोड़ा सा डिस्कशन करके खत्म कर लेंगे। देखिए मैक्सिमा क्या है और मिनिमा क्या है, ये लॉजिकल चीज है कि जब भी हम कोई ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ पर देखिए ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद जब वो सबसे ऊपर आ गया तब तो हॉरिजॉन्टल ही होगा ना। आप ठीक से देखें, जब ग्राफ अपने टॉप पे जाता है तो निश्चित रूप से हॉरिजॉन्टल होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वे वगैरह वो नीचे नहीं आएगा। जब तक वो हॉरिजॉन्टल नहीं होगा तब तक टॉप मिलेगा नहीं। हिमालय पहाड़ के सबसे ऊपर छोर पे जाएंगे तो आपको हॉरिजॉन्टल नहीं मिलेगा। इसलिए किसी भी ग्राफ का जो टॉप होता है यानी कि मैक्सिमम होता है उस पे स्लोप 0 होती है। उसी तरह से किसी भी ग्राफ का जो सबसे निचला स्तर होता है यहां पर भी स्लोप 0 होती है। यानी अगर y-x ग्राफ को देखें तो जहां पर dy by dx 0 हो जाए यानी स्लोप 0 हो जाए, वो या तो टॉप होता है या बॉटम होता है, लेकिन पता नहीं कि क्या होता है। कहने का मतलब है कि अगर आपने किसी ग्राफ को डिफरेंशिएट करके, इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके 0 कर दिया तो 0 करने से जो कंडीशन मिलेगी वो या तो टॉप की होगी या बॉटम की होगी, क्योंकि दोनों जगहों पे स्लोप 0 होता है। तो सबसे पहले आपने स्लोप 0 कर लिया,
टॉप भी हो सकता है और बॉटम भी हो सकता है, मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। लेकिन अब एक अंतर है दोनों में, ठीक से ध्यान दीजिए। जब कोई ग्राफ ऊपर जाता है तो गौर कीजिए, देखिए आपने देखा इस जगह पे स्लोप जीरो है, कोई दिक्कत नहीं, यानी dy बाई dx जीरो है। लेकिन जरा स्लोप को देखिए, ये स्लोप पहले इतना था, अब इतना है, अब इतना है, अब इतना है, अब इतना। ये बताइए कि स्लोप क्या कर रहा है, ग्राफ क्या कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप स्लोप को देखिए कि स्लोप क्या कर रहा है। स्लोप पहले बहुत ज्यादा है, फिर थोड़ा घट गया, फिर थोड़ा घट गया, फिर थोड़ा घट गया, फिर थोड़ा घट गया, यानी कि स्लोप घट रहा है। और जब स्लोप घट रहा है, आप जानते हैं कि जब कोई भी चीज घटती है तो उसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होता है, यानी स्लोप का रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होगा। तो स्लोप तो पहले ही dy बाई dx है, अब इसका रेट ऑफ चेंज निकालिएगा तो आपको फिर गुना करना पड़ेगा dy बाई dx से। देखिए ये स्लोप है और स्लोप का फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, ये चीज निगेटिव आएगी, इसको हम कहेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स टू, ये निगेटिव आएगी। ये क्या है, ये एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो उसको कहते हैं सेकंड डिफरेंशिएशन। तो याद रखिएगा कि जब टॉप आता है यानी कि जब मैक्सिमा आती है तो dy बाई dx तो जरूर जीरो होता है, लेकिन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स टू ये जीरो से कम होता है, निगेटिव है। लेकिन यहां पे ठीक से देखिए, यहां पर जब कोई चीज ऐसे आती है तो यहां पे देखिए इस जगह पे स्लोप जीरो है, लेकिन इस स्लोप को देखिए, यहां पे देखिए इसका क्या, सबसे पहले एकदम स्लोप निगेटिव है और थोड़ा निगेटिव हुआ और थोड़ा सा इधर आया, इधर आया, इधर आया, जीरो हो गया। तो अगर कोई चीज निगेटिव से जीरो की ओर आती है तो आप क्या कहेंगे, क्या कर रही है, वो बढ़ रही है। तो यहाँ पर स्लोप है निगेटिव, कम निगेटिव होते होते, कम निगेटिव होते होते जीरो हो गई। तो कोई चीज ज्यादा निगेटिव से जीरो हो रही है तो इसका मतलब है कि वो बढ़ रही है। असल में स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब कि स्लोप यानी स्लोप का रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होगा। इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, dy बाई dx जीरो होगा बट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स टू ये पॉजिटिव होगा। यानी ये चीज आपको ध्यान देनी है। हम लोग एक एग्जांपल लेके इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे चीजों को, कि कोई भी चीज मैक्सिमम कब होती है और मिनिमम कब होती है, ये चीज हम लोग अलग से डिफाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग एक सवाल बना लेते हैं इसको, यहाँ पर जो लिखा है हमने उसको, वो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। खाली ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन करिए, उसको जीरो कर दीजिए, टॉप या बॉटम दोनों मिल जाएंगे। फिर से डिफरेंशिएट करिए और उन्हीं दोनों जगहों पे देखिए कि वो जो डबल डिफरेंशिएशन है वो निगेटिव है कि पॉजिटिव। अगर वो निगेटिव है तो उस जगह पे मैक्सिमा है, अगर वो पॉजिटिव है तो उस जगह पे मिनिमा है। चलिए हम लोग एक इक्वेशन देखते हैं, y is equal to x plus 1 by x। बताइए भाई इसका कहाँ मिनिमा है कहाँ मैक्सिमा है, बताइए। ठीक से देखिए, y में दो टर्म है, एक है x, एक है a1 by x। तो जब x का वैल्यू बढ़ेगा तो ये टर्म बढ़ेगा बट ये टर्म घटेगा। इसलिए ओवरऑल आप बता नहीं सकते हैं कि x का y के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। हम ये जानना चाहते हैं कि y का मैक्सिमम वैल्यू क्या है और y का मिनिमम वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना चाहिए, dy बाई dx निकालना चाहिए। इसको आप कैसे लिख देंगे, x प्लस x माइनस 1, लिखने में कोई दिक्कत नहीं। dy बाई dx पहले निकालिए, तो x का होगा 1 और इसका क्या लिखेंगे, -1 आगे आएगा x और -1 हो जाएगा, यानी कितना बचा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये क्या निकला, स्लोप। स्लोप कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए दोनों ही परिस्थितियों में। तो आइए हम लोग स्लोप को जीरो कर दें, यानी कि 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर को जीरो कर दें, यानी 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 हो गया, यानी x का वैल्यू +1 हुआ और -1 हुआ, ये दो वैल्यू आ रहा है हमारे।
x इक्वल टू +1 और x इक्वल टू -1 दोनों ही जगहों पर इसका स्लोप 0 है। इसका मतलब ये ग्राफ दो जगहों पे हॉरिजॉन्टल है। लेकिन अब उसमें टॉप कौन सा है और बॉटम कौन सा है, ये चीज कैसे अलग से कैसे निकालेंगे, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तब क्लियर होगा। क्योंकि सिर्फ dy by dx 0 करने से सिर्फ टॉप या बॉटम पता चलता है, दोनों में से अलग से कौन है ये हमें नहीं पता। फिर से डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो ही पॉइंट है, इन्हीं दोनों पे हमको देखना है, बाकी सारे पॉइंट से कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। तो आइए जरा सा हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। ये कितना होगा, इसको डिफरेंशिएट किया जाए इसको, तो 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0 माइनस, यहाँ पे -2 आगे आएगा तो बनेगा +2 x टू द पावर -3 यानी 2 बाई एक्स क्यूब। ये आ गया सेकंड डिफरेंशियल। अब मैंने आपको क्या कहा था कि आप x इक्वल टू +1 को चेक करिए। x इक्वल टू +1 पर d स्क्वायर y बाई dx2 क्या है, तो d स्क्वायर y बाई dx2 होगा 2 बाई 1 क्यूब यानी 2, ये तो पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव होता है तो ये कौन सी जगह होती है, ये मिनिमा होता है, यहाँ पे बॉटम है इस ग्राफ का। और x इक्वल टू -1 को भी जरा चेक कर लीजिए, तो d स्क्वायर y बाई dx2 का वैल्यू इसमें होगा 2 बाई -1 का क्यूब यानी -2, ये तो निगेटिव आया। इसका मतलब है कि d स्क्वायर y बाई dx2 0 से कम है, इसलिए ये एक मैक्सिमा है। इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि दिए गए किसी भी ग्राफ में कौन सा पॉइंट मैक्सिमा जाएगा, कौन सा पॉइंट मिनिमा जाएगा। पहले dy by dx निकाल लीजिए, फिर उससे उसको 0 कर लीजिए, अपने कंडीशंस निकाल लीजिए और तब सेकंड डिफरेंशिएशन कीजिए। उन कंडीशंस को भिड़ा के देखिए ये वाला पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। जब जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा विद स्लोप 0 तो उस जगह पे मिनिमा होगा, और जब जब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा विद स्लोप 0 तो वो जगह मैक्सिमा होगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत तो है। ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आप प्रवचन सुनते रहें, कोई बाबा प्रवचन दे रहे हैं, रामायण महाभारत सुना रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो मैं कह चुका उसको आपने सीख लिया, जब तक आप उसको अपने घर पर 2-4 सवाल न बनाएंगे तब तक ये नॉलेज आपका नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये हमेशा आपको याद रहे तो आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। इसलिए इस सब्जेक्ट के अंदर खासतौर पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और याद रखिए कि प्रैक्टिस करने से पहले थियरी पूरी मजबूत होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ फार्मूला पढ़ेंगे तो फार्मूला पढ़ के और शॉर्टकट करके आप फिजिक्स नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो जो टीचर उस क्वेश्चन को सेट करता है वो ऑलरेडी आपसे ज्यादा फिजिक्स जानता होता है, तो वो भी शॉर्टकट जानते हैं। इसलिए अब शॉर्टकट पे कोई सवाल आपको नहीं मिलने जा रहा, शॉर्टकट से कोई फायदा नहीं है। आप थियरी लें, पूरी डिटेल लें, चीजों को समझें और समझने का सवाल करें। तो इस तरह से हमने दूसरा इस्तेमाल देखा कि किस तरह से हम लोग स्लोप निकालते हैं, किस तरह से हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा तय करते हैं डिफरेंशिएशन से। अगली चीज पे आए, अब हम लोग अगला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे इस जगह पर कि हमारा जो डिफरेंशियल कैलकुलस है, किस प्रकार से इस डिफरेंशियल कैलकुलस का इस्तेमाल हम अपने काइनेमेटिक्स में कर सकते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस का इस्तेमाल कहाँ करना है, इन काइनेमेटिक्स। मैंने कहा था कि जैसे ही हम लोग वेक्टर और कैलकुलस खत्म करेंगे तो हमारा काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा, उसी जगह पर खत्म हो जाएगा। इसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता हम लोगों को नहीं है, हम लोग उसी में पढ़ लेंगे। तो आइए हम देखें जरा काइनेमेटिक्स क्या है। काइनेमेटिक्स एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम लोग मोशन को स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन। थोड़ा सा थियरी लेंगे इसमें हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी कैलकुलस पढ़ चुके हैं, वीडियो भी डिफरेंशियल कैलकुलस का ही था, तो थोड़ा सा परिचय ले लेंगे ताकि हम लोग इस काइनेमेटिक्स में कैलकुलस के इस्तेमाल को अगले क्लास में शिफ्ट करें, अगले वीडियो में शिफ्ट करें। तो स्टडी ऑफ मोशन को हम लोग काइनेमेटिक्स करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि मोशन क्या है भाई। तो 9वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा मोशन क्या है, तो सभी जानते हैं हिलती डुलती चीजें मोशन में होती हैं वगैरह वगैरह। लेकिन 11वीं क्लास में आपकी जो बात है उसमें वजन होना चाहिए।
जब कोई पूछे कि ये क्या है, तो आप जब कहेंगे कि हाँ भाई ये इस तरह से मोशन है हो रहा है, तो आपकी बात में वो टेक्निकल वजन होना चाहिए, तब ये आंसर एक्सेप्ट किया जाता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर अपने डेफिनेशन में कि हर बॉडी का एक पोजीशन होता है, ध्यान दीजिए, एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ पोजीशन। पोजीशन, गौर कीजिए, हर चीज का मतलब है, ये अगर आप ओरिजिन लेते हैं, यानी यहाँ पे आपकी आंख है, तो इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन ये होता है। अब ध्यान दीजिए, पोजीशन एक वेक्टर होता है, याद रखिए, पोजीशन एक वेक्टर होता है। हम लोग अक्सर पोजीशन वेक्टर कहते हैं। वो बल्ब जल रहा है तो उसका पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में, वो बल्ब जल रहा है उसका पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में, मैं आपको देख रहा हूं तो पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो पोजीशन एक वेक्टर होती है, इस वेक्टर का डायरेक्शन कहां से कहां होता है, ध्यान दीजिए, डायरेक्शन जो होता है ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट की ओर होता है। इस शुरुआत इस वेक्टर की ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट की ओर होगी। जैसे ये कलम है तो इसकी पोजीशन क्या है मेरे हिसाब से, तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर हुआ, उस वेक्टर का लेंथ मैग्नीट्यूड हो गया और वो है डायरेक्शन। इस तरह से पोजीशन वेक्टर हुआ, इसको हम आर वेक्टर कहें। आर के ऊपर में एक लाइन दे देंगे, आर वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को सब जगह आर ही करते हैं। कभी कभी इस आर को हम लोग एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से भी दिखाते हैं। अब डर मत जाइएगा, एक्स आई में यानी एक्स एक्सिस की ओर, वाई डिस्टेंस चल रहा है वाई एक्सिस की ओर, क्योंकि जे कैप दिया हुआ है आपने को। जे कैप का मतलब क्या है, वाई एक्सिस की ओर। के कैप का मतलब क्या है, जेड एक्सिस की ओर। तो इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस की ओर एक्स डिस्टेंस गए, वाई एक्सिस की ओर वाई डिस्टेंस गए, और जेड एक्सिस की ओर जेड डिस्टेंस गए। ये आर है। पोजीशन ऐसे भी लिखा जा सकता है, पोजीशन ऐसे भी लिखा जा सकता है, आई जे के करके हम उसको लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने पोजीशन को समझा। पोजीशन क्या है, तो पोजीशन वेक्टर है। कहां से कहां के बीच, ऑब्जर्वर से लेके ऑब्जेक्ट की ओर, इसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। जब वेक्टर पढ़ रहे थे हम लोग, तो वहां पर हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर निकाला था। आगे इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिए, इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद टाइम, चेंजिंग विद टाइम, अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ बदल रहा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और मैं यहां से देख रहा हूं, तो इस ऑब्जेक्ट का नाम P है, मैं यहां से देख रहा हूं, तो ये रहा इसका पोजीशन वेक्टर R। अब P जो है कभी यहां चलाता है, कभी वहां चला जाता है, कभी यहां चला जाता है, तो ये अलग अलग जगहों पर ठीक से देखिए तो पोजीशन वेक्टर बदल रहा है कि नहीं, ये पोजीशन इसका बदल रहा है और इसीलिए पोजीशन वेक्टर भी बदल रहा है। और जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन या पोजीशन वेक्टर समय के साथ बदले तो उसको हम मोशन कहते हैं। अब मोशन समझ गए, अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ बदलती हो, या यूं कहें कि अगर उसका पोजीशन वेक्टर टाइम डिपेंडेंट हो, अगर उसका पोजीशन वेक्टर टाइम पर डिपेंड करता हो, तो ऐसे में वो चीज मोशन में कही जाएगी। और अगर इसका पोजीशन वेक्टर कांस्टेंट है, ऊपर पंखा चल रहा है और 1 साल से मैं देख रहा हूं पंखा वही है, वही पोजीशन वेक्टर है, तो ऐसे में पंखा मोशन में नहीं माना जाएगा। अगर आपका पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है तो आप मोशन में हैं, अगर पोजीशन वेक्टर चेंज नहीं हो रहा तो आप रेस्ट में। क्लियर हो गया मोशन। तो चलिए हम जरा ध्यान दें कि अगर अब रेस्ट में तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, तो हम मोशन पे आते हैं। अब ध्यान दीजिए, इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ टाइम, देन इट्स इन मोशन। ये क्लियर बात है और ये आप समझ भी गए। यानी पोजीशन है आर
और ये टाइम के साथ बदल रहा है। मैंने अभी अभी आपसे कहा कि इसका पोजीशन आर टाइम के साथ बदल रहा है। पोजीशन वेक्टर आर टाइम डिपेंडेंट है। अगर किसी का पोजीशन 2t² है, या पोजीशन 2 + 3t है, या पोजीशन 5 sin t है, कुछ इन सब में देखें आपकी पोजीशन टाइम डिपेंडेंट है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है। इन सभी केसेस में टाइम बदलेगा तो पोजीशन बदलेगा। ऐसे में ये सारी चीजें मोशन है। लेकिन आर का वैल्यू आ जाएगा पाई + 5। ये जो बॉडी है इसका आर टाइम के हिसाब से नहीं बदलता है, इसलिए ये बॉडी रेस्ट में होगी और ये सारी बॉडीज मोशन में होंगी। ध्यान दीजिए कि पोजीशन वेक्टर टाइम डिपेंडेंट होगा तो बॉडी मोशन में होगी, पोजीशन वेक्टर टाइम डिपेंडेंट नहीं होगा तो बॉडी रेस्ट में होगी। बहुत ही आसान है, इसमें मैं क्या समझाऊं। लेकिन चूंकि ये जो वीडियो है हमने 11वीं क्लास के लोगों के टारगेट पर रखा है, वो चूंकि 10वीं क्लास पास करके आते हैं, तो इस जगह पर मैं चाहता हूं कि उनको बहुत ही बेसिक से चीजें बताई जाए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि हमारे देश के अंदर में जो साइंस की पढ़ाई है हमारी, उसके अंदर में क्या होता है कि मैं देखता हूँ अक्सर स्टूडेंट्स क्या होते हैं ऊपर से चीजों को पढ़ लेते हैं और जो ओरिजिनल चीज होती है वो पढ़ते ही नहीं। तो ऐसे में जो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि बिना फाउंडेशन का आप बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते। जब तक ग्राउंड फ्लोर नहीं बनेगा तब तक आप टॉप फ्लोर नहीं बना सकते। अगर ऐसा करते हैं तो फिर वो बिल्डिंग गिर जाती है। और इस तरह से आपने देखा होगा 11वीं क्लास जब आता है तो इतना डिप्रेशन होता है, इतनी टेंशन करते हैं, गार्जियंस परेशान होते हैं। ये सभी इसी की वजह से, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो चीजों को बेसिक से नहीं पढ़ते हैं और बाद में जाकर बर्डन बढ़ जाता है, बाद में समझ नहीं आता, उनका भरोसा अपने पर से उठ जाता है, अपने टीचर्स पर से उठ जाता है, अपने पेरेंट्स पर से उठ जाता है और कई तो एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हैं। हम नहीं चाहते कि आप ऐसा करें। असल में आपको इसी तरह के जो कारनामे हैं उनसे बचाने के लिए ही हमने ये सब इंतजाम किया। तो चलिए ध्यान दें हम लोग कि अगर पोजीशन टाइम डिपेंडेंट है तो dr/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम, इसको हम वेलोसिटी कहते हैं। ये क्या बात हुई, ये कैसे आपने कह दिया? ठीक से ध्यान दीजिए। एक स्कूटर है, ध्यान दीजिए बहुत ही आसान है। एक स्कूटर है जो इधर जा रहा है। ये जब t का वैल्यू 4 सेकंड था तो 5 मीटर दूर था यहां से, ओरिजिन से। और जब t का वैल्यू 7 सेकंड है तो 20 मीटर दूर आ गया। ठीक से देखिए, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन 4 सेकंड जब हो रहा था तो 5 मीटर पे थी और जब 7 सेकंड हो रहा था तो 20 मीटर पे थी। तो क्या ये ऑब्जेक्ट मोशन में है? हाँ है। टाइम t = 4 पे पोजीशन ये है, टाइम t = 7 पर पोजीशन ये है, तो आप मोशन में है क्योंकि आपकी पोजीशन बदल रही है। जरा इसकी वेलोसिटी बताइए। तो आपने जो नॉलेज रखी है 9वीं क्लास से, वेलोसिटी तो वही होगा कितना चला बाई कितना टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। तो देखिए तो डिस्टेंस कितना है, 5 पहले था 20 बाद में हो गया, तो कितना डिस्टेंस चले, 15 चले कि नहीं, 15 मीटर चले कि नहीं। और टाइम कितना लिया, तो 7 - 4 लिया आपने, यानी कि 3 सेकंड लिया। आंसर हो गया 15 मीटर पर सेकंड। ठीक से देखा तो आपने क्या किया, 15 क्या है भाई, तो 15 है चेंज इन पोजीशन, इसको कहेंगे dr। और ये क्या है, तो चेंज इन टाइम, इसको कहेंगे dt। इसलिए dr/dt की वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी का फार्मूला याद रखिएगा, पोजीशन का डिफरेंशिएशन, dr/dt इज कॉल्ड v। लेकिन अब सब वेक्टर है, r के 3 कंपोनेंट होते हैं, xi xy z, 3 कंपोनेंट होते हैं। तो वेलोसिटी के भी उसी तरह से 3 कंपोनेंट होंगे। dr/dt के बदले अगर सिर्फ dx/dt हो, मतलब सिर्फ x डायरेक्शन में वेलोसिटी बदल रही हो, पोजीशन बदल रहा हो, तो ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा। अगर सिर्फ y कंपोनेंट में पोजीशन बदल रहा है, सिर्फ y डायरेक्शन में पोजीशन बदल रही है, तो ये vy होगा। और अगर सिर्फ z डायरेक्शन में पोजीशन बदल रही है तो ये vz होगा। देखिए कितना आसान है सारा कुछ। मैं ये बता रहा हूं कि अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है, पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, बात खत्म हो गई। पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए और बहुत से बहुत करेंगे तो कंपोनेंट वाइज डिफरेंशिएट करेंगे और आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। चलिए हम लोग एक सवाल लेते हैं इसमें,
ताकि हम लोगों को ज्यादा क्लियरेंस हो जाए। अब कोई पूछे कि वेलोसिटी क्या है भाई, तो वेलोसिटी का डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम इज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इसलिए वेलोसिटी इज इक्वल टू dr/dt, पोजीशन का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में इज कॉल्ड वेलोसिटी। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। द पोजीशन ऑफ ए बॉडी, द पोजीशन ऑफ ए बॉडी is given as r is equal to 4t cube minus 2t square। ये है पोजीशन r। ठीक से देख लीजिए, r तो t पे डिपेंड है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये बॉडी चल रही है। क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी at t equal to 2 seconds। बहुत आसान है, इससे आसान सवाल ही नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप समझ गए तो आपको आसान लगेगा, अगर आप चीजों को नहीं समझते हैं तो ये आपसे कभी भी नहीं मिलेगा। तो r दिया हुआ है और मैंने क्या पूछा आपसे, v। आप जानते हैं v का फॉर्मूला होगा dr/dt। डिफरेंशिएट कर दीजिए dr/dt, डिफरेंशिएट कीजिए तो इसको, तो 3 4 जा 12t स्क्वायर, 12t स्क्वायर माइनस ये 4t होगा, ये रही वेलोसिटी। लेकिन आपसे तो पूछा t इक्वल टू 2 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगी, तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी होगी 12 गुने 2 स्क्वायर 48 माइनस 4 गुने 2 8, यानी 40 मीटर पर सेकंड। क्या इतनी आसानी से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं? देखिए कितनी आसानी से हमने वेलोसिटी निकाली। दूसरी बात, मान लीजिए एक और सवाल आएगा, फाइंड व्हेन इट इज इन रेस्ट। ये बताइए कि ये जो ऑब्जेक्ट है रेस्ट में कब थी, रेस्ट में कब थी ये कैसे मालूम चलेगा? रेस्ट का मतलब है वेलोसिटी जीरो होना। वेलोसिटी को जीरो कर दीजिए, 12t स्क्वायर माइनस 40 को जीरो कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा रेस्ट में कब थी। यानी 12t बराबर 4t कर दीजिए, आपको t का वैल्यू सबसे पहले जीरो मिलेगा। इसका मतलब है कि बॉडी शुरुआत में ही रेस्ट में थी। और एक एक t काट दीजिए तो t बराबर है 4/12, यानी 1/3 सेकंड पर भी रेस्ट में थी। तो बॉडी शुरू में रेस्ट में थी और 1/3 सेकंड जब हुआ तो भी बॉडी रेस्ट पे थी। बाद में क्या हुआ अभी हम लोग कोई डिस्कशन उस पर नहीं कर रहे। इस तरह से हम देख सकते हैं कि पोजीशन जो है उसको जब आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी बन जाएगी। अब यहाँ पे एक दो छोटी छोटी चीजें यहाँ पे जरूरी है, हम लोग को जो देखना जरूरी है। तो क्या इसको मिटा दिया जाए? अब ध्यान दीजिए, वेलोसिटी दो प्रकार की होगी। यहाँ पर वेलोसिटी जो होगी दो प्रकार की होगी, एक होगी एवरेज वेलोसिटी और एक होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इतने भारी भरकम टर्म्स जो है देख के स्टूडेंट्स डरने लगते हैं। इंस्टेंटेनियस यानी इंस्टेंट पर, एक खास मोमेंट पर, बाकी से मतलब नहीं है, एक खास मोमेंट पर जो वेलोसिटी होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। तो क्या कहेंगे? वेलोसिटी एट अ मोमेंट, वेलोसिटी एट अ मोमेंट। ठीक से देखिए तो आपने कौन सी वेलोसिटी यहां निकाली है? आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला है t इक्वल टू 2 पर। यहां पर ये वाला जो सवाल था, आपने ये जो वेलोसिटी निकाली है उसमें t का वैल्यू आपने क्या लिया था? 2। तो क्या t इक्वल टू 2 सेकंड एक मोमेंट है? हाँ, तो ये असल में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कही जाएगी। इसको क्या कहेंगे हम? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी एट अ मोमेंट, वेलोसिटी एट इक्वल टू 0, वेलोसिटी एट इक्वल टू 2, वेलोसिटी एट इक्वल टू 4, इन सभी पॉइंट वाली वेलोसिटी को हम करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जनरली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी dr/dt। ये जो डिफरेंशिएशन वाला जो केस है ना, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी का मतलब है कि वहां पर एट अ मोमेंट नहीं लिखा हुआ, उसमें ये कहा जा रहा है कि इस टाइम से इस टाइम के बीच वेलोसिटी होती है।
तो यहां पर कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी का मतलब है द वेलोसिटी बिटवीन टू वेलोसिटी बिटवीन टू मोमेंट्स। उसमें साफ साफ दिख रहा है कि दो मोमेंट है, साफ दिख रहा है कि 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच वेलोसिटी बताइए, तो वो कौन सी वेलोसिटी होगी? वो एवरेज वेलोसिटी होगी। आपने स्कूटर वाला एग्जांपल देखा था ना, स्कूटर में आपने देखा था कि t इक्वल टू 4 था यहाँ पे, और यहाँ पे t इक्वल टू 7 था, सही है, और यहाँ पे 5 मीटर था और यहाँ पे शायद 15 मीटर था, ठीक से याद नहीं मुझे, हाँ शायद 20 मीटर था। तो ऐसी हालत में हमने आपसे वेलोसिटी पूछी थी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने बनाया था डिस्टेंस यानी कि 20 माइनस 5 15 मीटर, एंड बाय टाइम लिखा था आपने 7 माइनस 4 यानी कि 3 सेकंड। ये क्या था? ये कौन सी वेलोसिटी आपने निकाली थी? क्या यहाँ कोई मूवमेंट बताया है मैंने कि इस क्षण में निकालिए? नहीं, आपने 4 सेकंड से 7 सेकंड के बीच में डिस्टेंस देखा और फिर टाइम देखा और आपने इसको निकाल लिया, इसलिए इसको हम एवरेज वेलोसिटी कहेंगे। इसमें दो मूवमेंट्स होते हैं, एक फाइनल और एक इनिशियल, एक दो टाइमों के बीच के इंटरवल में जो वेलोसिटी होती है उसको एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। और एवरेज वेलोसिटी के लिए आपने लिखा है, ये देखिए आपने क्या किया था असल में, आपने यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी एवरेज का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट, जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ बाय टाइम। इसलिए अगर हम डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से भाग लगाएं, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो लेंगे, तो असल में हम एवरेज वेलोसिटी निकालते होते हैं। 9वीं क्लास में आपने देखा होगा डिस्टेंस बाय टाइम आपने किया था, वो आपने एवरेज वेलोसिटी निकाली थी। 11वीं क्लास में इधर कैलकुलस करके मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं, तो ये वाली जो है आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो हर एक जब ऐसा टर्म आएगा तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस आएगा। बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v वो होती है dr by dt, यानी कि पोजीशन का रेट ऑफ चेंज विद टाइम ही वेलोसिटी कहलाता है। तो अगर किसी खास मोमेंट पर वेलोसिटी पूछी जाए तो हम लोग कहते हैं उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लेकिन अगर दो मोमेंट्स के बीच में वेलोसिटी पूछी जाए तो हम उसको कहेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट अ टाइम होता है, और एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो होती है बिटवीन टू मोमेंट्स, वो दो टाइमों के बीच में होती है। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करके हम लोग निकाल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं और हम लोग जो है इस बात के लिए तैयार है कि किस तरह से हम लोग एक एग्जांपल लें और एग्जांपल की मदद से इन चीजों को सोल्व करें। चलिए हम लोग क्वेश्चन एक ले लेते हैं। मान लीजिए कि पोजीशन ऑफ ए बॉडी है इज गिवन x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 60। मान लीजिए कि ये पोजीशन दी है, ठीक से देखिए पोजीशन x में है, इसका मतलब है कि बॉडी x एक्सिस की ओर जा रही है, क्योंकि x डायरेक्शन में पोजीशन टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। टाइम बदलता है तो पोजीशन बदलती है, इसलिए बॉडी मोशन में। चूंकि y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट के बारे में हमें कोई सूचना नहीं है, इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो बॉडी है ये x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 60। तो हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि बॉडी y कोऑर्डिनेट में किस प्रकार से चल रही है, हमें जानकारी नहीं। तो क्वेश्चन है हमारा इस जगह पर कि सबसे पहले तो आप ये बताएं कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकंड्स। पहले सवाल ये बनाइए। देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो एक खास मोमेंट पर पूछी गई है, और दूसरी चीज ये बताएं कि व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। जब एवरेज वेलोसिटी पूछ दिया इसका मतलब है कि आपको दो टाइम इंटरवल्स देने होंगे बिटवीन t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 3 सेकंड। चलिए हम लोग दोनों सवालों को देखते हैं, तो इससे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के बीच का फर्क भी पता चलेगा। तो जैसा कि आपको बता चुके हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dr by dt। r की पोजीशन है, तो जब r जो है x के फॉर्म में है, इसका मतलब है कि हम r के बदले x यूज कर लेंगे, तो ऐसे में हमें वेलोसिटी का सिर्फ x कंपोनेंट ही मिलेगा,
गौर कीजिए, r का मतलब होता है x में, y में, z में, तीनों में। लेकिन चूंकि यहाँ पे r के बदले x दिया हुआ है, इसका मतलब है कि बॉडी सिर्फ x कोऑर्डिनेट में ही चल रही है। तो ऐसे में वेलोसिटी हमें x लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा dx/dt, वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा dy/dt और वेलोसिटी का z कोऑर्डिनेट होगा dz/dt। तो dx/dt करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे आप इसको तो कितना आएगा 2t, ये 2 आगे आएगा 2t minus 6, ये हो गई वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन। कितना आसान है। अब ये हो गई वेलोसिटी, लेकिन कह रहा है कि t इक्वल टू 3 सेकंड पे चाहिए। तो एट t इक्वल टू 3 सेकंड्स आप यहाँ पे लिख देंगे 2 तिया 6 माइनस 6 यानी कि 0 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी तो रेस्ट में है, ये तो पता चला कि वेलोसिटी रेस्ट है, यानी कि t इक्वल टू 3 सेकंड पे बॉडी रेस्ट में है। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़िए। व्हाट इज द वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 3? अब देखिए, आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है 2 से 3 सेकंड के बीच। तो इसमें कैलकुलस जैसा कुछ करने की जरूरत आपको यहाँ पे नहीं है। एवरेज वेलोसिटी 2 मोमेंट्स दिए हुए हैं, तो क्या करेंगे आप एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए? सबसे पहले आप डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करेंगे, कितना डिस्प्लेस हुए ठीक से देखिए। तो सवाल है कि जब t इक्वल टू 2 था तो बॉडी कहां थी? इस पर t का वैल्यू 2 रख के देख लीजिए। जब t का वैल्यू 3 था तो बॉडी कहां थी? इस पर t का वैल्यू 3 रख के देख लीजिए, और उन दोनों का जो डिफरेंस लेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो आप कहेंगे t इक्वल टू 3 सेकंड पर x का वैल्यू था 3 तिया 9 माइनस 6 इंटू 3, 9 माइनस 18 यानी कि माइनस 9 मीटर। मान लीजिए ऐसा यूनिट है, ठीक से देख लीजिए। t इक्वल टू 3 पर होगा 3 3 जा 9 माइनस 6 3 जा 18, 9 माइनस 18 माइनस 9 मीटर पर बॉडी थी। और t इक्वल टू 2 सेकंड पर x कितना था? x था 2 2 जा 4 माइनस 6 2 जा 12, 4 माइनस 12 यानी कि माइनस 8 मीटर पे थे। तो t इक्वल टू 2 पे माइनस 8 मीटर पे थी, t इक्वल टू 3 पर माइनस 9 मीटर पे थी। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट कितना रहा? डिस्प्लेसमेंट रहा 3 सेकंड वाले में से 2 सेकंड वाला घटा लीजिए, तो माइनस 9 और माइनस 8 के बीच डिस्टेंस कितना होता है? कितना डिस्प्लेसमेंट कहेंगे आप? ठीक से देखिए, यहाँ पे स्केल पे देखिए 0 है, यहाँ पे माइनस 8 है, यहाँ पे माइनस 9 है। तो बॉडी माइनस 8 से माइनस 9 की ओर गई है। तो आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट निगेटिव में है 1 मीटर, निगेटिव में गया ना 1 मीटर, एंड टाइम लिया उसने 3 सेकंड में से 2 सेकंड घटाइए 1 सेकंड, इसलिए वेलोसिटी एवरेज आएगा 1/1 माइनस 1 मीटर पर सेकंड। ठीक से देख लीजिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलग अलग मोमेंट्स पे अलग अलग मिलेगी, लेकिन एवरेज वेलोसिटी भी अलग अलग इंटरवल्स में अलग अलग मिलेगी। तो कुल मिला जुला के हम देख रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है और एवरेज का क्या मतलब है। हम लोग एवरेज वेलोसिटी पे, चूंकि बाद में डिस्कशन नहीं होगा, इसलिए हम लोग एवरेज वेलोसिटी पे अभी ही हम लोग 5 मिनट दे देते हैं, क्योंकि आप 11वीं क्लास में गए हैं, आपने पहली बार ये सब पढ़ना शुरू किया है, तो ये जरूरी है कि हम लोग चीजों को छोड़े नहीं और थोड़ा ही सही परंतु हर चीज की चर्चा। चलिए हम लोग एक सवाल लेते हैं, जरा एवरेज वेलोसिटी पे गौर कर ले। कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाहूंगा एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो हमेशा बिटवीन 2 मोमेंट्स होगी, 2 क्षणों के बीच होगी, 2 पोजीशंस के बीच होगी, 2 टाइमों के बीच होगी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन बोथ मोमेंट्स, जो भी डिस्प्लेसमेंट रहा हो बाय उसके बीच जो भी टाइम रहा हो वो यूज किया जाएगा। एवरेज वेलोसिटी पे 9th क्लास में आप सवाल बना चुके हैं। एक दो पॉइंट यहाँ पे जरूरी है याद रखिएगा इस जगह पे। अगर कोई चीज अपनी जर्नी को इस तरह से पूरी करती है कि आधा टाइम तक V1 से और आधा टाइम तक V2 से चलती है, ठीक है, ध्यान दें। अगर कोई चीज अपनी जर्नी को इस तरह से पूरी करती है
कि आधा टाइम तक जर्नी v1 से और आधा टाइम तक जर्नी v2 से करती है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी होगी टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा? देखिए v1 वेलोसिटी से t टाइम तक चला तो v1t, और v2 डिस्टेंस वेलोसिटी से भी t टाइम तक चला तो v2t डिस्टेंस हुआ। टोटल डिस्टेंस ये हो गया और बाई टाइम आप लगा रहे हैं 2t, आंसर आएगा v1 + v2/2। इसको रट लेंगे आप। दूसरी बात, अगर कोई बॉडी इस प्रकार से चलती है कि आधे डिस्टेंस तक वो v1 से और आधे डिस्टेंस तक v2 से चलती है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? डिस्टेंस को मैं s कह रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट जैसी चीज है। तो यहां पर देखिए कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट 2s होगा, और टोटल टाइम कितना होगा? तो इस डिस्टेंस गए v1 स्पीड से तो टाइम हो गया s/v1, और फिर इस डिस्टेंस गए v2 स्पीड से तो टाइम हो गया s/v2। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम करेंगे तो वेलोसिटी एवरेज मिलेगा 2s/s/v1 + s/v2। आंसर होगा 2v1v2/v1 + v2। इसको भी रट लीजिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा। अगर बहुत आसान सवाल मिला तो ये आएगा। अब हम लोग ध्यान दें कि अब आप चाहे तो इसको 3 के इंटरवल में भी कर सकते हैं, जैसे 1/3 टाइम t1 से, 1/3 टाइम को v1 से, 1/3 टाइम को v2 से, 1/3 टाइम को v3 से चला तो क्या होगा। तो इधर से यहाँ भी आप 3 इंटरवल, 4 इंटरवल इस तरह से करके खुद से बना सकते हैं। परंतु अगर कंसेप्ट आपका मजबूत है ये वाला, तो आप किसी भी सवाल में नहीं फंसने वाले। चलिए हम लोग एक सवाल बना लेते हैं इसी पर, जरा एक फॉर्मूला याद हो जाए हमें। फॉर्मूला ये है कि अगर आधे टाइम तक v1 और आधे टाइम तक v2 से चले तो एवरेज वेलोसिटी v1 + v2/2 होगी, और अगर आधे डिस्टेंस v1 से और आधे डिस्टेंस v2 से चले तो एवरेज वेलोसिटी होगी 2v1v2/v1 + v2। इस चीज को याद कर लेना है, क्योंकि इसको बार-बार डेरिवेशन करना बहुत जरूरी नहीं है, आसान चीज है, इसको कम समय में बनाना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल हम लोग लेते हैं। इसमें बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार आया। कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट अपनी जर्नी को पूरी करती है, वो जर्नी को इस तरह से पूरी करती है कि आधा टाइम तक, जर्नी के 2 हिस्से बने, आधा टाइम तक v1 स्पीड से चलती है। बॉडी यहां आ गई, जर्नी के 2 हिस्से हैं, जर्नी को इस तरह से पूरी करती है कि आधा टाइम तक v1 स्पीड से चलती है। अब जो बाकी की आधी जर्नी बची, उस जर्नी को इस तरह से पूरी करती है कि आधा डिस्टेंस तक v2 से, और बाकी जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसको v3 से ट्रेवल करती है। आपने देखा इसमें पेच पैदा हो गया। आधा डिस्टेंस आधा टाइम तक v1 से चलती है, और बाकी आधा जो जर्नी है उसको इस प्रकार से चलती है कि आधा डिस्टेंस v2 से और आधा डिस्टेंस v3 से चलती है। तो ये पॉपुलर सवाल है कि पूरी जर्नी के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। सबसे पहले आप इस यहां पर एवरेज वेलोसिटी निकालें। जब आधा डिस्टेंस v1 से और आधा डिस्टेंस v2 से चले तो इस जगह पर एवरेज वेलोसिटी होगी, आपको याद है, 2v1v2/v1 + v2। यानी जब इस इलाके की एवरेज वेलोसिटी मिल गई इतनी, तो अब सवाल फिर से बदल जाएगा। आधे टाइम तक v1 से चले और आधे टाइम तक इस वेलोसिटी से चले, तो आपका एवरेज वेलोसिटी होगा, फार्मूला लगेगा v1 + v2/2 वाला। तो v1 प्लस ये वाला 2v1v2/v1 + v2 / 2। आंसर इसको चेक कर लीजिएगा, खत्म। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को देख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी को देख सकते हैं, हल्के फुल्के सवाल आए तो उनको आप बना सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और चीजों को ज्यादा डिटेल में लेके जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात जो पता चली, पोजीशन r। अब सीखिए कि हमने अभी तक क्या सीखा। पोजीशन r किसी भी ऑब्जेक्ट की जो होती है वो होती है x in the i direction + y in the j direction
प्लस जेड इन द के डायरेक्शन, जनरली इसी तरह का होता है। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं आप? तो वेलोसिटी निकालते हैं v बराबर dr बाई dt करके निकालते हैं। ये आपको पता चल गया कौन सी वेलोसिटी है ये? इंस्टेंटेनियस। और एवरेज वाली कैसे निकालते हैं? एवरेज वाले निकालते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, यानी v एवरेज का फॉर्मूला होगा r2 माइनस r1 बाय t2 माइनस t1, मतलब दो पोजीशंस का डिफरेंस बटे टाइम। ये वेलोसिटी हो गई। लेकिन आप ठीक से समझें कि वेलोसिटी से नहीं कुछ होता है, आगे भी पढ़ना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ बदलती है तो हम कहते हैं वेलोसिटी है। जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के हिसाब से बदलती है तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन है। इसलिए वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा, वेलोसिटी का डेफिनेशन होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम, तो उसको कहेंगे हम वेलोसिटी का डेफिनेशन। और एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम को ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं, dv by dt होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जाहिर है कि ये चूंकि कैलकुलस कर रहे हैं आप, ये इसलिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आएगा। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एवरेज एक्सेलरेशन तो आप पहले से जानते हैं, जहां पर ये dv जो है dt एक बड़ा समय होगा, और जब बड़ा समय होगा तो dv भी बड़ा होगा, तो हम dv के बदले v माइनस u लिखेंगे और नीचे t लिखेंगे। तो जब एवरेज एक्सेलरेशन होता है तो उसको v माइनस u बाई t कहते हैं, लेकिन जब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा तो dv बाई dt करके उसको लिखते हैं। याद रखिएगा कि डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर पोजीशन का डेरिवेटिव होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है एक्सेलरेशन। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे गौर करिएगा इस बात को कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी और पोजीशन, ये ध्यान दीजिएगा कि एक जब जैसे जैसे आप इस चीज को तीनों को समझेंगे आपको तो पता चलेगा कि इन तीनों अपने अंदर बहुत गहरी चीजें रखे हुए हैं। ध्यान दीजिए कि पोजीशन और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच बहुत अच्छा लॉजिकल रिलेशन है। अगर किसी चीज की पोजीशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम रहा, मतलब पोजीशन भी उधर ही है वेलोसिटी भी उधर ही है, तो इसका मतलब है कि ये पोजीशन वेक्टर पोजीशन बढ़ता चला जाएगा, वो बॉडी आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर पोजीशन उधर है और वेलोसिटी इधर है, आप समझ रहे हैं ना क्या होगा? पोजीशन उधर है और वेलोसिटी इधर है तो क्या होगा? आप ओरिजिन के नजदीक आते चले जाएंगे, यानी आप और वापस आते जाएंगे, आर घटेगा। उसी तरह से यहां भी ट्रू है। अगर किसी चीज की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, वेलोसिटी भी उधर ही है एक्सेलरेशन भी उधर ही है, तो इसका मतलब है कि स्पीड बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर किसी चीज की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उल्टे डायरेक्शन में है तो स्पीड घटती जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि एक्सेलरेशन का साइन कुछ नहीं दिखाता है, एक्सेलरेशन के साइन से कोई मतलब नहीं है। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन जब मिलेगा तब हम बता सकेंगे कि बॉडी तेज हो रही है कि बॉडी धीमी हो रही है। तो इस तरह से ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। जब आप किताबें पढ़ेंगे तो किताबें पढ़ने से आपको और भी ज्यादा कंसेप्ट आएगा। हमारा लक्ष्य ये है कि आसान शब्दों में चीजों को आपके सामने रखा जाए ताकि जब आप किताब पढ़ें तो आपको थोड़ी सी आसानी हो। चलिए हम लोग यहाँ पर चीजों को नोट कर लें। v बराबर हो जाएगा dr बाई dt और a बराबर हो जाएगा dv बाई dt। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिए, dv बाई dt को आप लिख सकते हैं dv बाई dr इंटू dr बाई dt। आप लिख सकते हैं ना, dr से भाग dr। तो अगर ऐसा करेंगे तो देख लीजिए ये जो है ये खुद ही v हो गया, v dv बाई dr। ये भी एक फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, v dv बाई dr।
तो इस तरह से हमारे पास वेलोसिटी का एक फार्मूला है dr/dt और दूसरा फार्मूला है एक्सेलरेशन का dv/dt या v/dr। चलिए हम लोग एक एग्जांपल बनाएं। सबसे पहले तो जब पहली बार लोग पढ़ते हैं 11वीं क्लास में तो यही चीज जो है उसको क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है कि कहाँ डिफरेंशिएशन होगा और किस प्रकार से किया जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा कंसर्न हूँ छोटे छोटे एग्जांपल्स की मदद से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चीजें कैसे आसान होती है। आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं पोजीशन ऑफ ए बॉडी x is 2/3 t³ minus 6t²। नहीं देखा, -6t², ये पोजीशन है बॉडी। ठीक है, देखने से लग रहा है कि बॉडी पोजीशन ठीक है। x बराबर 2/3 t³ - 6t², यही है। ठीक, मैं ये जानना चाहता हूं कि इसके हिसाब से फाइंड व्हेन वेलोसिटी इज 0, फाइंड एक्सेलरेशन देन। फाइंड व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, फाइंड वेलोसिटी देन। आप सबसे पहले तो क्वेश्चन देख के हिसाब समझ में आ रहा है कि जब वेलोसिटी 0 होगा तो एक्सेलरेशन का 0 होना जरूरी नहीं है। उसी तरह से जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी का 0 होना जरूरी नहीं है। सबसे पहले हम लोग चीजों को बनाएंगे तभी उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहला सवाल वहां पे है, x का वैल्यू दिया हुआ है 2/3 t³ - 6t²। तो v कितना होगा? तो v बराबर dx/dt होगा। dx होगा, ठीक है, देखिए 2/3 × 3t² माइनस 12t1, तो कट गया, इसलिए v का फॉर्मूला आया 2t² - 12t। v निकल गया, ये x निकल गया और एक्सेलरेशन के लिए लिखेंगे dv/dt और वो होगा, ठीक है, देखिए डिफरेंशिएशन करिए 2 इधर आया 2 हो गया 4t - 12, लीजिए एक्सेलरेशन। सबसे पहले तो हमने v a और ये सब चीजें निकाल कर रखी। अब क्वेश्चन है कि बताइए कि वेलोसिटी कब 0 है। वेलोसिटी कब 0 होगी? v बराबर 0 करेंगे तो 2t² - 12t होगा। सबसे पहला तो t बराबर 0 पे आंसर आपको ये हो जाएगा, t बराबर 0 पे वेलोसिटी मिलेगी। इसके बाद अगर आप t को काट दें तो t बराबर 6 सेकंड पे एक बार फिर से मिलेगा। देख लीजिए इसके दो सॉल्यूशन थे। दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0 ओनली व्हेन t इक्वल टू 0 और 6 सेकंड। यानी शुरुआत में बॉडी की वेलोसिटी 0 थी और 6 सेकंड पर भी वेलोसिटी 0 थी। तो एक्सेलरेशन एट 6 सेकंड क्या होगा? वही तो पूछ रहा था कि जब वेलोसिटी रेस्ट में हो, यानी टाइम t इक्वल टू 0 और 6 पे, तो आप एक्सेलरेशन बताइए। तो एक्सेलरेशन एट 6 सेकंड कितना आएगा? कहां गया एक्सेलरेशन? ये रहा एक्सेलरेशन। इसमें t का वैल्यू 6 पुट कर दीजिए, 4 6 24 - 12, तो 24 - 12 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रही बात एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0 सेकंड क्या होगा? तो 0 - 12 यानी -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे गौर कीजिए, शुरुआत में बॉडी में एक्सेलरेशन है, t इक्वल टू 0 पर ही एक्सेलरेशन है। अगला सवाल इसको बनाते हैं, ये वाले को देखिए। कहता है कि ये बताइए कि एक्सेलरेशन कब 0 है। एक्सेलरेशन यहाँ है, इसको 0 के बराबर कर दीजिए। 40 - 12 बराबर 0 और t बराबर आया 12/4 यानी कि 3 सेकंड। जब 3 सेकंड हो रहा है तब एक्सेलरेशन 0 है। आसान है। तब वेलोसिटी बताइए, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा दिया हुआ है 2t² - 12t। इस वेलोसिटी में t इक्वल टू 3 सेकंड पुट कर दीजिए, तो 2 × 9 18 - 12 × 36 18 - 36 -18 मीटर पर सेकंड। देखिए सबसे पहले आप इस बात को गौर करिए इस एग्जांपल के द्वारा कि जब v का वैल्यू 0 होगा तो a का वैल्यू 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है। v का वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन 0 नहीं है। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि बॉडी रेस्ट में है, बट बॉडी में एक्सेलरेशन है, यानी कि फोर्स लग रहा है, बॉडी में टेंडेंसी टू मूव है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं और जब वो ऊपर जाकर के एकदम टॉप पे चली जाती है, तो उस टॉप पे जब उस पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन एक्सेलरेशन नीचे होता है। ये एग्जांपल है। उसी तरह से कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्सेलरेशन जीरो होता है, वेलोसिटी जीरो नहीं होती है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब होता है वेलोसिटी का कांस्टेंट होना। ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, यानी कि जब भी वेलोसिटी बदलेगी तो एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। जब एक्सेलरेशन नहीं है इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो वो कुछ भी हो सकती है। इसीलिए आपको ध्यान देना है कि v का वैल्यू जीरो होता है तो a का जीरो नहीं भी हो सकता है, उस तरह से जब a का वैल्यू जीरो होगा तो v का नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि r पोजीशन वेक्टर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, और उसी तरह से जब हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोगों को एक्सेलरेशन मिलेगा। असल में ये टॉपिक काइनेमेटिक्स का है, परंतु जैसा कि हम लोग जिस मेथड को फॉलो करते हैं उसके अंदर में हम लोग काइनेमेटिक्स को कैलकुलस के साथ ही मिला जुला के पढ़ लेते हैं, ताकि पता भी नहीं चलता है कि कब हम लोगों ने उसको खत्म कर लिया। एक सवाल और लीजिए, कैलकुलस के ऊपर हम लोग इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लें। देखिए, एक नदी है जो 100 मीटर मोटी है, ऊंची है, चौड़ी है। इस नदी की जो स्पीड है वो है 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फर्स्ट क्लास है। कहता है कि मोहन, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है, कहता है कि मोहन कैन स्विम एट 3 मीटर पर सेकंड। मोहन जो है वो 3 मीटर पर सेकंड से स्विम कर सकता है। वेलोसिटी ऑफ रिवर है 4 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ मैन है 3 मीटर पर सेकंड। ये सब है। सवाल क्या है, सवाल पहले बताइए। सवाल है कि मैन how he should swim to cross river in minimum length, find time taken also। अब यहाँ पे पेज क्या है, पेज पे ध्यान दीजिए। आपको मिनिमम लेंथ पूछा। मिनिमम लेंथ हमने पिछली बार पढ़ाया था जब हम लोगों ने नदी वाली चीजें पढ़ी थी। हमने ये पाया था कि जब शॉर्टेस्ट पाथ हो तो आदमी को इधर चलना चाहिए। ध्यान दीजिए, वेलोसिटी ऑफ द मैन है, ये वेलोसिटी ऑफ द रिवर है। वेलोसिटी ऑफ द मैन को इधर तरफ चलना चाहिए, यानी कि अप, उसको क्या कर सकते हैं, अपस्ट्रीम में चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए, ऐसा एंगल बनाना चाहिए कि इस Vm का जो ये कंपोनेंट है वो इसके साथ कैंसिल हो जाए, और ये जो कंपोनेंट बचेगा उससे वो नदी को पार कर लेगा, मिनिमम डिस्टेंस में चला जाएगा। लेकिन क्या ये यहाँ पे है सवाल ऐसा? ध्यान दीजिए कि जब अगर आदमी की वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से कम है, रिवर ज्यादा तेज है, तो अगर आदमी की वेलोसिटी ही रिवर की वेलोसिटी से कम है तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये वाला इसको कैंसिल करेगा, कभी भी नहीं करेगा। ऐसे में आप कभी भी यहां नहीं पहुंच सकते, आपको ड्रिफ्ट होना ही पड़ेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे यही सवाल है। नदी चल रही है 4 से, लीजिए हमने 4 मीटर पर सेकंड लिख दिया। आदमी चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। मान लीजिए थीटा एंगल से चल रहा है, तो ये हो गया 3 cos थीटा, ये हो गया 3 sin थीटा।
देखिए साइन थीटा कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा, तो अगर साइन थीटा 1 हो भी जाए तो ये 3 रहा और ये 4 रहा, कभी भी ये इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो जब ये मुकाबला नहीं कर पाएगा तो निश्चित रूप से हमेशा ये वाली वेलोसिटी ज्यादा रहेगी और यहाँ पे जीरो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कभी भी नहीं होगी। इसका मतलब ये आदमी श्योर ड्रिफ्ट करेगा। इसलिए याद रखिएगा, अगर नदी तेज चलेगी तो ये जो आदमी है श्योर नदी की धारा के साथ बहेगा। अब बहेगा तो कितना बहेगा, तो वो कितना बहेगा ये इस एंगल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इस एंगल से ये कंपोनेंट डिपेंड करता है और कंपोनेंट से ये वाली वेलोसिटी डिपेंड करती है। तो जितने प्रकार के ये एंगल हो सकते हैं उतने प्रकार की ड्रिफ्टें होंगी उसकी, अनंत प्रकार के ड्रिफ्ट्स वो कर सकता है। उन सभी ड्रिफ्टों में कम से कम वाला ड्रिफ्ट कौन सा है, यहाँ पे गौर करना है। तो चलिए हम लोग खुद समझ जाएंगे इस चीज को कि जरा सा यहाँ पे कितना कठिन काम है आपके लिए। सबसे पहले आप गौर कीजिए कि थीटा के हजारों लाखों वैल्यू हो सकते हैं। उन हजारों लाखों वैल्यूओं के लिए 3 sin थीटा का वैल्यू कई प्रकार के हजारों वैल्यू 3 sin थीटा के हो सकते हैं। और 3 sin थीटा का जब कई वैल्यू हो सकता है तो जो वेलोसिटी ऑफ रिवर के अलोंग जो आदमी की वेलोसिटी है जो 4 - 3 sin थीटा है, इस वेलोसिटी के भी कई वैल्यू हो सकते हैं। उन कई वैल्यूओं के हिसाब से ड्रिफ्ट, तो आपको मालूम है कि इसी वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होता है, इसलिए ड्रिफ्ट भी कई हो सकते हैं। तो उन कई ड्रिफ्टों में से, लाखों करोड़ों ड्रिफ्टों में से कौन वाला ड्रिफ्ट मिनिमम होगा, सवाल ये है। बिना कैलकुलस के सोल्व नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले शुरू कीजिए इसी जगह पे, टाइम निकालिए। व्हाट इज द टाइम टू क्रॉस, तो टाइम टू क्रॉस आप देख ही रहे हैं 100/3 cos थीटा, यही टाइम है। टाइम टू क्रॉस के लिए तो सीधा सा बताया है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी अलोंग दैट डिस्टेंस, दोनों का डायरेक्शन सेम है, टाइम मिल गया। अब जरा पता कीजिए कि इनके बहने की वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट यानी कि जो बह रहा है, उधर जो बहता है वो वेलोसिटी है। तो 4 नदी है और 3 sin थीटा ये है, तो हम कह सकते हैं कि 4 - 3 sin थीटा इसके बहने की वेलोसिटी हो गई उधर साइड में। तो टाइम है इतना और वेलोसिटी है बहने की इतना, तो कितना बह जाएगा, तो वेलोसिटी गुने टाइम कर देंगे, यानी 100/3 cos थीटा इंटू 4 - 3 cos थीटा। क्या क्वेश्चन है, एस क्वेश्चन है कि किस कंडीशन में ये जो ड्रिफ्ट है मिनिमम होगा, किस कंडीशन में ये ड्रिफ्ट मिनिमम होगा। तो अब यहाँ आपको डिफरेंशियल कैलकुलस याद आना चाहिए। हमने आपको बताया था कि किसी भी वेरिएबल का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू तभी होता है जब उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। तो s किस चीज पे डिपेंड करता है, सिर्फ थीटा पर, इसलिए हम ds/d थीटा को जीरो कर देंगे। इससे हमें s का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, लेकिन यहाँ तो मिनिमम वाला ही काम है हमें, तो हम लोग लिख देते हैं ds/d थीटा को जीरो कर देते हैं। ये नियम है हमारा, क्योंकि हम s का मिनिमम वैल्यू चाहते हैं, मिनिमम s रिक्वायर्ड है, इसलिए। चलिए चालू करते हैं। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप, तो 100 का तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो 100 ही रहेगा। इन दोनों का देखिए तो ये u/v के फॉर्म में चला गया है, तो उसके लिए आपको बताया है कि पहले आप इसको लिख लेंगे, इसको आप डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो 0 + 3 sin थीटा, क्योंकि cos थीटा का माइनस sin थीटा होता है, फिर माइनस, अब आप इसको उतारेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो -3 sin थीटा बाय 9 cos स्क्वायर थीटा, नीचे वाले का स्क्वायर। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये कट जाएगा, ये सब जीरो में चला गया, 0 0 से मल्टीप्लाई हो गया, इस जगह पे तो हमें कुछ करना नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए तो क्या आया, 0 = 3 cos थीटा, यहाँ पे गलती हो गई है हम लोगों से, 4 - 3 sin थीटा है, ओके सॉरी। तो 4 - 3 sin थीटा का यहाँ पे आएगा 0 - 3 cos थीटा, डिफरेंशिएशन आएगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार मैं कर चुका हूँ इसको, तो मेरे से वो गलतियां ज्यादा नहीं होती। 3 sin थीटा, चलिए
तो इसको लिखते हैं -9 cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलाकर प्लस हो जाएगा 12 sin थीटा माइनस 9 sin स्क्वायर थीटा, ये सब 0 होगा। अब 9 cos स्क्वायर थीटा और 9 sin स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं -9 प्लस 12 sin थीटा, इसलिए sin थीटा का वैल्यू आया 9/12 यानी 3/4। देखिए थीटा का वैल्यू निकल चुका है, sin थीटा का वैल्यू है 3/4। यानी अगर वो आदमी चाहता है कि मिनिमम शिफ्ट हो तो उसको sin थीटा इक्वल टू 3/4 पे अपस्ट्रीम डायरेक्शन में चलना चाहिए, ऐसे में शिफ्ट मिनिमम होगी, ये श्योर है। अब हम आगे देखें कि आपसे ये तो नहीं पूछा गया था कि क्या शिफ्ट होगी, आपसे ये पूछा गया था कि कितना टाइम लगेगा। तो टाइम का फॉर्मूला तो यहाँ पे दिया हुआ है, टाइम फॉर दिस होगा, देखिए टाइम का फॉर्मूला होगा 100/3 cos थीटा, आपको पहले ही बताया था 100/3 cos थीटा, तो 100/3 और sin थीटा मालूम है तो आप cos थीटा निकाल सकते हैं। मैं यहाँ से cos थीटा का फॉर्मूला होगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का रूट यानी कि 16 माइनस 9 रूट अंडर 7/16 का रूट यानी 4, यानी रूट अंडर 7/4। आप इसको ट्रीट कर देंगे थोड़ा सा, 400/3 रूट 7 सेकंड लगेगा इसको कवर करने में। उसी तरह से अगर इस cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू अगर आप इस ड्रिफ्ट s के फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कि ये मिनिमम ड्रिफ्ट कितनी होगी। इसे सावधानी रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर नदी की स्पीड आदमी की स्पीड से ज्यादा हो तो ड्रिफ्ट हो के रहेगा, तब ऐसे में आप किसी भी वेलोसिटी से चल के ठीक उस पार नहीं उतर सकते हैं, आपको बहना पड़ेगा नदी के उस साइड में। तो बहने वाली कंडीशन में याद रखिए, सामान्यतः जब क्वेश्चन आते हैं तो बहने की वेलोसिटी जो होगी वो डिपेंड करेगी कि आप कितना थीटा रखते हैं, क्योंकि आप थीटा रखेंगे तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट को देखना पड़ेगा मिला करके कि इस डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है, इसलिए आप कई एंगल्स के हिसाब से कई ड्रिफ्ट आपको हो सकते हैं। उस कई में से कौन मिनिमम होगा उसके लिए आपको डिफरेंशियल कैलकुलस का ये एप्लीकेशन देखना पड़ेगा। तो जो हम लोगों का ये वीडियो था, हम लोगों का जो इंटरेक्शन था, ये इस बात पर बेस्ड था कि हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस को किस तरह से अपने इस फिजिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन करके हम पोजीशन को वेलोसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेलोसिटी को एक्सेलरेशन में उसको बदल सकते हैं, किसी दिए गए टाइम पे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, और हम डिफरेंशिएट करके कभी मिनिमा या मैक्सिमा या इस तरह की चीजों को निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। किताबें पढ़िए, किताबें पढ़ के और प्रैक्टिस कीजिए, आपके कंसेप्ट जरूर ही और डीप होंगे। अगर दिक्कत होती है मुझे मैसेज करें। थैंक यू।